बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम ए सेलुलर लाइफ चैप्टर 4 में न्यू नॉलेज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके ये दो एसएलओज हैं जो हमने कवर करने हैं और इंपॉर्टेंट है, नए एसएलओज हैं जो इस करिकुलम में ऐड किए गए हैं। हम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स करेंगे पहले एसएलओ में। ठीक है, वर्ड है डिस्क्राइब। और सेकंड में हम बताएंगे उन डिजीजेस का नाम, हमने उन्हें लिस्ट करना है जो प्रायोन्स और वायरॉइड्स की वजह से होती हैं। ये वो दो एसएलओस हैं जिन्हें हम कवर करने जा रहे हैं। अब वायरस तक का स्ट्रक्चर जो है वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वायरस आपके पास सब सेलुलर ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। पहले हम कहते थे कि सेल बुनियाद है, सेल से छोटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जिस्ट करने से मुराद है कि कम से कम रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि रेप्लिकेशन वो बुनियादी प्रोसेस है जहां और बहुत से प्रोसेस हैं। उनमें से अगर एक बड़ा कॉमन इजी टू अंडरस्टैंड हम प्रोसेस लें तो रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो हम कहते थे इस प्रोसेस के लिए एटलीस्ट सेल होना जरूरी है। फिर हमारे पास वायरस का कंसेप्ट आया जिसने हमारी इस डेफिनेशन को चेंज करने की कोशिश की या डाउट में डाला कि नहीं जी, इसकी भी लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास इस डेफिनेशन के बियॉन्ड भी कोई स्ट्रक्चर है जो सेल नहीं है लेकिन रेप्लिकेट कर जाते हैं, उसे आपने वायरस कहा। एटलीस्ट वायरस जो था हमने देखा कि वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मजमुआ था, कि दो स्ट्रक्चर थे जो कि बुनियादी स्ट्रक्चर हैं सेल में भी जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। यहां तक तो हमें समझ आ गई, लेकिन फिर जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई हमने कुछ सब वायरस स्ट्रक्चर्स भी डिस्कवर कर लिए। सब वायरस से मतलब है कि वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कलेक्शन भी नहीं है लेकिन फिर भी रेप्लिकेट करते हैं। यही दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें आप प्रायोन्स और वायरॉइड्स कहते हो। क्या है, डिटेल देखते हैं। सबसे पहले सब वायरल एजेंट है। ये वायरस से भी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप कहते हो एग्जिस्ट करते हैं बिलो द कंप्लेक्सिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड वायरस, जिन्हें आप वायरॉइड्स और प्रायोन्स के नाम से जानते हो। इनमें अगर हम देखें तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो भी नहीं होते, जिस वजह से इनमें जो बुनियादी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं वो भी नहीं हो रहे होते। इवन वो मैकेनिज्म्स जो वायरस में मौजूद हैं, जब वायरस होस्ट में जाता है तो वो जो बुनियादी प्रोसेस करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, आप देखते हो प्रायोन्स और वायरॉइड इससे भी लैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो वायरस से ज्यादा सिंप्लीफाइड है। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों जो हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट की मिनिमलिस्टिक फॉर्म है, यानी ये इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट्स हैं लेकिन सबसे मिनिमम फॉर्म में आते हैं। इससे मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है किसी इन्फेक्शियस एजेंट की जो हमारे इल्म में आई हो। इसलिए हम कहते हैं इन दोनों की एग्जिस्टेंस जो है ना, ये चैलेंज करती है जो हमने डेफिनेशंस बनाई हुई हैं लाइफ और पैथोजेनिसिटी के लिए। ये डेफिनेशंस को चैलेंज करती हैं कि आपके पास लाइफ और पैथोजेंस इतने सिंपल भी हो सकते हैं, ये हमें नहीं मालूम था। प्रायोन्स क्या है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। प्रायोन्स हम कहते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। बाय नेचर क्या है, बाय नेचर ये आपके पास प्रोटीन्स हैं और कुछ भी नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्या सिंपल हो सकता है कि वायरस में एटलीस्ट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों थे। यहां आप देखते हो सिर्फ प्रोटीन्स पार्टिकल्स हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं एक डिजीज पर्सन से या डिजीज ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, और आप देखते हो उनमें डिजीजेस करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। स्पेशली आप देखते हो पैरोन्स के केस में ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस आपके नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। ये बड़ी ज्यादा खतरनाक बात है। हमारे पास अमेरिकन बायोलॉजिस्ट स्टैनले प्रेसीनर था जिसने फर्स्ट टाइम इन्हें डिस्कवर किया और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब प्रायोन्स जो हैं इनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हम कहते हैं ये आपके पास किसी भी सेल की नॉर्मल प्रोटीन का ना मिसफोल्डेड वर्जन है।
वो जो नॉर्मल प्रोटीन है इससे आप कहते हो प्रायोन प्रोटीन, पीआरपी। असल में होता यह है कि आपके पास एक नॉर्मल प्रोटीन होती है, बाज़ औक़ात अंडर सम कंडीशन उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। हमारे पास प्रोटीन जो है वो फोल्डेड होती है। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि आपके पास इसमें प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस वजह से आप देखते हो इनमें फोल्डिंग्स होती हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। टर्शियरी स्ट्रक्चर था, ग्लोबुलर फॉर्म थी। वो जो आपके पास फोल्डिंग हो रही होती है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद, जब सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, नॉर्मल प्रोटीन की जो भी फोल्डिंग है, अगर आप उसकी फोल्डिंग को डिस्टर्ब कर दो तो आपके पास एक मिसफोल्डेड वर्जन आता है उस प्रोटीन का, जिसे आप प्रायोन बोलते हैं। और ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि इनमें मिसफोल्डिंग होती है और ये प्रायोन प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती हैं। कैसे होती है हम देखेंगे, ठीक है। और जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रायोन प्रोटीन्स हमें मिली हैं ये नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं, तो इस वजह से ये डिजीज ज्यादा खतरनाक हो जाती है इनकी वजह से। कहते हैं इनके अंदर जो इनकी इंफेक्शियस नेचर है ना, द की टू देयर इंफेक्शियस नेचर लाई इन देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्मल एंड पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ दीज प्रोटीन्स। यानी इनके नॉर्मल स्ट्रक्चर और पैथोजेनिक फॉर्म में जो इनका स्ट्रक्चर है उनमें जो फर्क है ना, सिर्फ वही चीज असल में होस्ट सेल में डिजीज कॉज कर देती है। कहता है जब ये नॉर्मल होती हैं, हार्मलेस फॉर्म में होती हैं, तो आप देखते हो इनके स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिसेस बहुत होते हैं। याद है हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा था प्रोटीन्स का, जिसमें आपने देखा था कि उनमें से एक टाइप अल्फा हेलिक्स की होती है। तो ये जो प्रायोन प्रोटीन्स होती हैं जब ये अपनी नॉर्मल हार्मलेस स्टेट में होती हैं तो आप देखते हो इनमें अल्फा हेलिक्स ज्यादा होते हैं। और ये जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स होती हैं जनरली आप देखते हो ये सेल में, बॉडी में सॉल्युबल होती हैं और इनको बहुत से प्रोटीएजेस एंजाइम डिग्रेड भी कर पाते हैं। ये एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जब ये मिसफोल्ड करते हैं ना और इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है जिसकी वजह से ये पैथोजेनिक बनती है, तो उस दौरान होता ये है कि जहां पहले नॉर्मल प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स ज्यादा थे, इनकी मिसफोल्ड फॉर्म में, डिजीज्ड फॉर्म में बीटा शीट्स ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो वो नॉर्मल प्रोटीन जिसमें अल्फा हेलिक्स ज्यादा थे, जब वो इस तरह चेंज करती है कि उसमें बीटा शीट्स ज्यादा हो जाती हैं, आप कहते हो वो मिसफोल्ड कर गई है और अब ये एक डिजीज कॉजिंग प्रायोन बन गई है, प्रायोन प्रोटीन है ये। और जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो एक चेंज इसमें ये आता है कि पहले जहां नॉर्मल फॉर्म में ये सॉल्युबल थी अब इनसॉल्युबल हो गई है। और दूसरा, ये बहुत से जो प्रोटीएजेस एंजाइम नॉर्मल फॉर्म में इसको डिग्रेड कर देते थे, अब ये उनको रेजिस्टेंट हो गई है। ठीक है, होता यह है कि दिस मिसफोल्डेड फॉर्म, यानी कि जो प्रायोन प्रोटीन जिसमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी है, इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपने पास जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं उनके अंदर भी यही चेंजेस इंड्यूस कर देती है। यानी अगर सेल में, नर्वस सिस्टम में कोई डिजीज कॉज मिसफोल्डेड प्रायोन प्रोटीन आ गई है तो वो नॉर्मल प्रोटीन्स को भी चेंज कर देती है और उन्हें मिसफोल्ड करके उनमें बीटा शीट्स की तादाद बढ़ा के उन्हें प्रायोन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिस वजह से आप देखते हो कि जो होस्ट होता है उसमें पैथोजेनिक फॉर्म जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। और इसके साथ साथ आप देखते हो कि जैसे जैसे प्रायोन प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन्स को भी कन्वर्ट कर रही होती हैं, इनकी तादाद बढ़ती जाती है। और जब इनकी तादाद बढ़ रही होती है ना तो ये आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाती हैं। असल इशू आता है कि जब ये आपके पास उस बॉडी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर इकट्ठा होना शुरू होती है तो तब ये उसे डैमेज करती हैं। ठीक है, कहते हैं आपके पास जब ये एसोसिएट होकर एग्रीगेट होती हैं तो आपके पास ब्रेन टिश्यू को ये डैमेज करती हैं, जो कि आप देखते हो कि प्रायोन डिजीजेस में हमें बहुत कॉमन देखने को मिलता है। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब प्रायोन डिजीज कॉज करती है तो होस्ट का जो ब्रेन है, नर्वस टिश्यू है, वो डैमेज होता है। क्या चेंजेस आती हैं, हम इसमें स्पॉन्जी फॉर्म चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। स्पॉन्जी फॉर्म चेंजेस क्या है कि जो
नर्वस टिश्यू होता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर स्पॉन्ज लाइक होल्स बनना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ आप देखते हो और भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ये देखिए कि आपके पास यहां मैंने एक दो डायग्राम्स रखी हैं। हमारे पास अगर आप देखो ग्रीन पोर्शन नॉर्मल प्रोटीन में ज्यादा है जो कि अल्फा हेलिसिस को शो कर रहे हैं, और ये जो रेड पोर्शन है ये बीटा प्लेटेड शीट है जो कि कम है। लेकिन जब ये नॉर्मल प्रोटीन मिसफोल्ड होती है ना, तो आप देखते हो कि इसके अंदर एक अच्छा खासा हिस्सा बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें अल्फा हेलिसिस स्ट्रक्चर्स डिक्रीज हो जाते हैं। ये देखो यहां पे ये चीज और तरह से शो कराई गई है कि किस तरह बीटा प्लेटेट्स की तादाद ज्यादा हुई है। ठीक है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये प्रोटीन्स जो हैं ये इनसॉल्युबल भी हो जाती हैं, बहुत टाइटली पैक्ड भी हो जाती हैं और इनमें एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती हैं, और जब ये टिश्यू में एग्रीगेट करती हैं वहीं पे डिजीज कॉज होती है। कहते हैं आपके पास बहुत से मैमल्स जिनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, हम देखते हैं कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन उनमें डिजीजेस कॉज कर रही होती है, जिनमें से कुछ जो हैं वो हम यहां पे स्लाइटली डिस्कस भी करेंगे ताकि हमें इन टर्मिनोलॉजीज की समझ आ सके। एक डिजीज है स्क्रैपी। कहता है स्क्रैपी आपके पास एक जानलेवा डीजेनरेटिव डिजीज है। डीजेनरेटिव डिजीज क्या होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये प्रोग्रेस करती है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। हम वर्ड यूज करते हैं इसके लिए डीजेनरेटिव। और ये क्या करती है, ये आपके पास नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, किसके, शीप और गोट्स के। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रायोन कॉज डिजीज है। कहते हैं ये आपके पास वन ऑफ द अर्लीस्ट नाउन प्रायोन डिजीज है, जो शुरू शुरू में हमें मालूम हुआ था कि कुछ प्रायोन्स नाइम स्ट्रक्चर जो है डिजीज भी कॉज करते हैं। इसमें क्या होता है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, खारिश होना, ठीक है, इरिटेशन फील होना। इसकी वजह से आप देखते हो इस इचिंग प्रोसेस की वजह से फिर बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। इसी के साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और शीप और गोट में वेट लॉस भी होता है। इचिंग होती है, स्क्रैचिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डिजीज का नाम स्क्रैपी रख दिया गया। ठीक, वही एनिमल के बिहेवियर की बेस पे। सेकंड आपके पास है क्रुस्फेल्ड जैकब डिजीज। कहते हैं रेयर है लेकिन फैटल है, और ये भी आपके पास न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है जिसमें वक्त के साथ साथ आपका नर्वस सिस्टम ज्यादा डैमेज होता रहता है, और स्पेशली हम देखते हैं ब्रेन को इफेक्ट कर रही होती है। जब ब्रेन इफेक्ट होता है तो जो पेशेंट है उसके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है, यानी कि आपके जो ब्रेन की सलाहियतें हैं वो कम होना शुरू होती हैं, मसल स्टिफनेस आती है, मसल हार्ड होता है, और इवेंचुअली आप देखते हो बॉडीली फंक्शन लॉस होना शुरू होते हैं। ब्रेन के जिस पार्ट को ये डैमेज कर रही है उस पार्ट ने आगे ब्रेन के बॉडी के जिस भी हिस्से को कोऑर्डिनेट करना है वो बॉडी का वो हिस्सा अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए चार्ट ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। इसे आप मैड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हो। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन कैटल के अंदर जो प्रायोन्स की वजह से होते हैं। हम देखते हैं कि इसमें आपका जो ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर में ना चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और होल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो काउ है उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं मैड काउ डिजीज। इसके सिम्टम्स क्या है, जो एनिमल है उसके टेम्परामेंट में चेंजेस आती हैं, ठीक है, पोस्चर एब्नॉर्मल होना शुरू होते हैं, बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें डेथ की तरफ ले जाती हैं। एक और डिजीज है क्यूरू, जो कि अगेन रेयर है, फैटल है, डिजेनरेटिव है। क्या है, ट्रेमर्स, बॉडी में झटके लग रहे हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, न्यूरोलॉजिकल डिटीरियरेशन है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है और अल्टीमेटली डेथ हो रही है। कहता है ये आपके पास वो डिजीजेस हैं जिन्हें आप ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज के नाम से जानते हो, यानी जिसमें प्रायोन्स जो हैं वो डिजीज कॉज कर रहा होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कहते हैं इट इज एसोसिएटेड विद कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म क्या होता है कि जब एक स्पीशीज का मेंबर अपने ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर को खाना शुरू करते, जैसे हम अक्सर हॉरर स्टोरीज में, मूवीज में देखते हैं
कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान ही इंसान को खाना शुरू कर देते हैं, वो आपके पास कैनाबलिज्म होता है जो इसमें हम देखते हैं। सेकंड, हमसे एसएलओ में कहा गया है हमने वायरॉइड का स्ट्रक्चर और उससे होने वाली डिजीजेस को पढ़ना है। वायरॉइड्स जो है वो फर्स्ट टाइम थियोडोर डाइनर जो है प्लांट पैथोलॉजिस्ट इसने डिस्कवर किए थे, ठीक। और इनको डाइनर ने देखा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में, और वहां जो डिजीज हो रही थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, उसके वायरॉइड को इसी डिजीज के नाम पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड कहा गया था, ठीक है। ये कहता है कि ये डिस्कवरी जो है वो सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इसमें आपने देखा था कि एक ऐसा इंफेक्शियस एजेंट डिस्कवर हुआ जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैंड था सर्कुलर आरएनए का। अब देखो क्या कंट्राडिक्शन आई है, विदाउट एनी प्रोटीन कोड। हम वायरसेस को जानते थे जिसमें आपके पास न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स थी जो कि प्रोटीन कोड की शक्ल में थी। फिर हमारे पास आई प्रायोन्स जिनमें हमने देखा कि सिर्फ प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है। अब आपके पास वायरस से भी छोटा एक ऐसा स्ट्रक्चर आया है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन नहीं है, तो ये एक सब वायरल स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लिक एसिड भी आरएनए की फॉर्म में है और आरएनए भी आगे से सिंगल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है बगैर किसी प्रोटीन कोड के। और हम देखते हैं कि ये जनरली हमें प्लांट में मिलता है, प्लांट के अंदर ये कोई डिजीज कॉज कर रहा होता है। स्ट्रक्चर देखें, कहते हैं आपके पास एक इंफेक्शियस एजेंट है जो कि अगेन मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर रखता है, वायरस से भी छोटा स्ट्रक्चर है क्या, स्मॉल सर्कुलर पीस है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जिसके अराउंड कोई प्रोटीन कोड नहीं है। इसका जो आरएनए है, जीनोम है, अगर हम इसकी लेंथ देखें तो ये 246 से लेकर 401 न्यूक्लियोटाइड्स तक लॉन्ग हो सकती है। और कहते हैं ये लेंथ जो आपके नाउन वायरसेस हैं उसके जीनोम से अच्छी खासी छोटी है। ये जो सर्कुलर नेचर है ना आरएनए की, ये कहता है वायरॉइड का एक खसूसियत है, ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसकी रोड लाइक शेप आती है। लेकिन इस रोड लाइक शेप में भी अक्सर जगहों पे इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में भी बेस पेयरिंग हुई होती है। ये देखो, ये आपके पास डायग्राम है, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर। सर्कुलर से मुराद गोल नहीं होता, सर्कुलर से मुराद होता है कि आपके पास उसके स्ट्रैंड के दोनों एंड्स ज्वाइंट हैं, ओपन नहीं है। और इसमें भी अगर आप देखो तो आपको कुछ जगहों पे इसी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में बेस पेयरिंग मिलती है, जहां पे कुछ कंप्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, इनमें बेस पेयरिंग होना शुरू हो जाती है और इसी की वजह से ओवरऑल उसका रोड शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। कहते हैं वायरसेस के बरअक्स वायरॉइड्स जो है ना, इनका जेनेटिक मटेरियल किसी किस्म की प्रोटीन नहीं बनाता, जबकि वायरसेस में हमने देखा था जब वो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं तो वो होस्ट सेल में अपने लिए नई प्रोटीन्स भी बना रहे होते हैं, जबकि वायरॉइड ऐसा कुछ नहीं करता। कहते हैं इनकी इन्फेक्टिव नेचर और पैथोजेनेसिटी जो है वो डायरेक्टली इनके जीनोम आरएनए से है, ठीक है। ये आरएनए जो है ये होस्ट सेल के नॉर्मल फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करता है, हत्ता के कहता है दो इट डज नॉट फंक्शन लाइक टिपिकल मैसेंजर आरएनए इन सेल, ये टिपिकल जो मैसेंजर आरएनए है उसके तौर पे बिहेव नहीं करता क्योंकि इसने वायरॉइड के लिए कोई प्रोटीन नहीं बनानी होती, लेकिन ये होस्ट के नॉर्मल फंक्शंस को इंटरफेयर कर रहा होता है। और जनरली आप देखते हो कि चूंकि हम प्लांट्स में इसको पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल है, तो वहां हम देखते हैं ये वायरॉइड खुद को रेप्लिकेट करता है और उस रेप्लिकेशन के दौरान ये होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करता है और जो मैकेनिज्म ये यूज करता है उसे आप कहते हो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। इस दौरान आपके पास ये जो टेम्पलेट वायरॉइड आरएनए है इसको यूज किया जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसके सामने एक नया स्ट्रैंड बनाना शुरू करता है। ये जो मैकेनिज्म यहां यूज हो रहा होता है उसे आप कहते हो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए।
डिजीजेस कौन कौन सी कॉज करता है? जनरली हम प्लांट्स में देखते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनके इफेक्ट्स में ग्रोथ कम हो जाती है, फ्रूट्स की यील्ड कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है और बाज़ औक़ात हम देखते हैं प्लांट्स की डेथ भी हो जाती है। जैसे आपके पास पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, ठीक है, इसके वायरॉइड को हम इसी के नाम पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड बोलते हैं। सिम्टम्स क्या आती हैं? जो इसमें ट्यूबर है, पोटैटो का जो फल है, फ्रूट है, वो स्पिंडल शेप होता है, ग्रोथ उसकी स्टंट हो जाती है और प्लांट के जो लीफ है ना वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, कर्ल शेप के हो जाते हैं। ये देखो स्पिंडल शेप पोटैटो बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज, ठीक है, इसका जो वायरॉइड है सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, ये सिट्रस प्लांट्स को, जैसे लेमन का प्लांट हो गया, ऑरेंज का हो गया, इन्हें इफेक्ट करता है, ठीक। और इसमें आप देखते हो आपको स्केलिंग नजर आती है फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट्स की यील्ड क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी कम होती है और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। ये देखें, ये हमें स्केलिंग नजर आ रही है। नेक्स्ट है एवोकाडो सनब्लॉक डिजीज, ठीक, इसके वायरॉइड को हम कह रहे हैं एवोकाडो सनब्लॉक वायरॉइड। एवोकाडो ट्रीज को इफेक्ट कर रहा है, इनमें जो डिजीज कॉज कर रहा है उसे आप सनब्लॉक डिजीज कहते हो, जिसकी सिम्टम्स क्या है? हमें एवोकाडो प्लांट के लीव्स पे येलो स्ट्रीकिंग मिलती है और फ्रूट की क्वालिटी क्वांटिटी सब कम हो जाते हैं। अगर आप गौर से देखो, ये देखो आपके पास पत्तों पे जो एवोकाडो फ्रूट है इस पे हमें ये धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये असल में नेचुरली तब होता है जब आप प्लांट को सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा देते हो। इस डिजीज में भी अगर हम बाहिर देखें तो हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे सन एक्सपोजर की वजह से ना ये पैचेस बन रहे हैं, स्पॉट्स बन रहे हैं, इसलिए उसके नाम में हमने सन ब्लॉच का नाम दिया है, लेकिन हकीकत में ये वायरॉइड की वजह से हो रही होती है। ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो हम कहते हैं वायरॉइड्स जो हैं वो हम प्राइमरीली प्लांट्स के साथ जानते हैं कि ये प्लांट्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक जो नॉन एक्सेप्शन हमारे पास है वो वायरॉइड की जो ह्यूमन में भी मिलती है वो है हेपेटाइटिस डी वायरस की, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ मिलके होस्ट के अंदर डिजीज कॉज कर रहा होता है। करवाता तो ये हेपेटाइटिस डी ही है, लेकिन इसे अपने एक्सप्रेशन के लिए वहां पे खुद को रेप्लिकेट करने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये असल में आपके पास एक वायरॉइड की एग्जांपल आ जाती है जो अदर देन प्लांट्स किसी और ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन में है, क्योंकि आप हेपेटाइटिस डी वायरस का जब जीनोम देखते हो तो वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है उनमें ग्रोथ एबनॉर्मल हो रही होती है, यील्ड्स कम होती है विद अदर सिम्टम्स। प्रायोन्स जो हैं ये हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली एनिमल्स के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस हमें देखने को मिलती। तो ये हमारे वो दो एसएलओस हैं जिन्हें हमने कवर किया है। फर्स्ट में आपको डिस्क्राइब किया गया है प्रायोन्स और वायरॉइड्स का स्ट्रक्चर, और दूसरे में इनसे होने वाली डिजीजेस थी जिन्हें हमने कवर किया। रट्टे वाला है, बेसिक कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, वायरस से ये कैसे सब वायरल स्ट्रक्चर है, ठीक। बाकी आपने इसको याद करना है। वर्कशीट क्वेश्चन बैंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको प्रैक्टिस करें। आगे इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के लास्ट एसएलओ को कवर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।